हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। बढ़कर अकेला तू पहल कर, बढ़कर अकेला तू पहल कर, देखकर तुझको काफिला खुद बन जाएगा, काफिला खुद बन जाएगा। सो विद दिस नोट हम शुरुआत करेंगे विद आवर फीचर नंबर 5 व्हिच इज द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। तो हमने ऑलरेडी इसके 4 फीचर जो थे वो कर लिए थे। अब हम देखेंगे कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का असल मतलब यहाँ पे क्या होता है। तो देखो, दो तरह का गवर्नमेंट का सिस्टम होता है आपका। एक होता है ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट और एक सिस्टम होता है आपका अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट। अब इन दोनों में फर्क क्या होता है? तो जो आपका ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम है ऑफ द गवर्नमेंट, ये बेस्ड होता है आपका ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कॉर्पोरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन द लेजिस्लेटिव एंड द एग्जीक्यूटिव। अब समझाऊंगे, फिक्र मत करो, ठीक है। एंड दूसरा है आपका अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट व्हिच इज बेस्ड ऑन द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन द टू ऑर्गन्स। तो देखो, दो हमारे जो गवर्नमेंट के कितने ऑर्गन्स होते हैं आपको पता होगा, ठीक है। चलो अभी समझा देती हूँ आपको धीरे धीरे करके, अभी बने रहो यहाँ पे। तो सबसे पहले अगर आपको समझना है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है, तो सबसे पहले उसके फीचर समझो और फिर मैं आपको यहाँ का डिफरेंस समझाती हूँ, ठीक है। तो किस गवर्नमेंट को हम लोग जो है वो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट बोलते हैं, जहां पे ये चीजें आपको देखने को मिलती हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। सो फर्स्ट चीज है प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल एंड द रियल एग्जीक्यूटिव। अब नॉमिनल में आते हैं आपके प्रेसिडेंट, ठीक है, और रियल में आते हैं आपके प्राइम मिनिस्टर, राइट। अब देखो, नॉमिनल का मतलब यहाँ पे क्या है कि जिनके पास जो भी एक सेरेमोनियल हेड है, ठीक है, उनके पास ऐसा कुछ पावर नहीं है, सिर्फ ऐसे ही सेरेमोनियल हेड है, लेकिन जिनके पास में असल पावर है, ठीक है, तो वो है आपके रियल एग्जीक्यूटिव। वो क्या है आपके रियल एग्जीक्यूटिव, फॉर एग्जांपल आर प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। अगर देखो मेजोरिटी पार्टी का रूल, तो ऐसी गवर्नमेंट जहां पे मेजोरिटी पार्टी जो है वो रूल करती है, ठीक है, चाहे वो गठबंधन की सरकार बने या फिर एक ही पार्टी के पास में बहुत सारी मेजोरिटी है वो बन जाए, पर जिसके पास भी मेजोरिटी होगी आपकी लोकसभा में, ठीक है, उसकी क्या बन जाती है, यहाँ पे सरकार बन जाती है। तो वो गवर्नमेंट किसका फीचर है, वो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट का। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर। अब हमारे यहाँ पे क्या होता है, लोकसभा कुछ मेंबर चुने जाते हैं, उन मेंबर्स को बोलते हैं कि किसका पार्ट है, लेजिस्लेचर का पार्ट है, ठीक है। मतलब जो कि लॉ बनाता है ऑर्गन, उस ऑर्गन को हम लोग क्या बोलते हैं, लेजिस्लेटिव ऑर्गन बोलते हैं। तो जो लॉ बनाएगा उसका हिस्सा कैसे बन गए ना, क्योंकि ये लोग क्या कैसे आ गए, इलेक्ट हो गए, आगे इलेक्शन हुआ, इनको इलेक्ट करा गया और ये लोग मेंबर बन गए लोकसभा के, जो कि क्या है, एक लेजिस्लेटिव ऑर्गन है। अब इन्हीं में से कुछ लोग, ठीक है, इन्हीं में से कुछ खास लोग चुने जाएंगे जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी कि जो कानून बनाया है इसको वाक्य में एग्जीक्यूट करके दिखाओ, इसको इम्प्लीमेंट करके दिखाओ, ठीक है। सो उन्हीं लेजिस्लेचर में से क्या निकलेंगे, कुछ एग्जीक्यूटिव्स आपके निकलेंगे। सो यहाँ पे मतलब क्या है कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं आपकी, ठीक है। उस पूरे ग्रुप की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो पूरा जो ग्रुप है वो रिस्पॉन्सिबल है किसको, पूरे उस लेजिस्लेचर को जहां से वो ग्रुप चुना गया है। वो कल को जवाब देंगे कि अच्छा ये कुछ एग्जीक्यूट हुआ नहीं तो क्यों नहीं हुआ, ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। जब वो लॉ बना रहे हैं, ठीक है, जब वो लॉ बना रहे हैं तब वो पार्ट है लेजिस्लेचर का। अभी आगे बात आएगी मेंबरशिप ऑफ द मिनिस्टर्स इन द लेजिस्लेचर। तो यहाँ पे आपको ड्यूल मेंबरशिप देखने को मिलती है, मतलब जो आपके लेजिस्लेचर का हिस्सा है उन्हीं में से कुछ लोग क्या बन जाते हैं, एग्जीक्यूटिव बन जाते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगी, ड्यूल मेंबरशिप देखने को मिल जाती है, ठीक है। सो जो मेंबर्स होते हैं, मेंबरशिप ऑफ द मिनिस्टर्स क्या होती है, कहाँ पे भी होती है, वो लेजिस्लेचर में भी आपकी होती है। और जो ये एग्जीक्यूटिव चुने जाते हैं इस लेजिस्लेचर में से, वो इसको क्या होते हैं, इसके टूवर्ड्स उनकी क्या होती है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये कल को जवाब जो है वो उसको देते हैं कि ऐसा हुआ है तो इसलिए हुआ, ऐसा नहीं हुआ तो इसीलिए हुआ। इनके ऊपर क्या करा जाता है, क्वेश्चनिंग करी जाती है, कहाँ पे, लेजिस्लेचर में, फाइन। और ऐसी गवर्नमेंट जहां पे प्रधानमंत्री की, ठीक है, पीएम की और सीएम की आपको लीडरशिप देखने को मिले, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। तो इसलिए मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो इंडिया पे है वो दोनों लेवल पे है, वो नेशनल लेवल पे भी है, सेंट्रल लेवल पे भी है एंड आपकी स्टेट लेवल पे भी आपको देखने को मिलेगी। सारे फीचर्स ऐड हो रहे हैं उसमें, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव भी है, रियल भी है, गवर्नर एंड सीएम ऐसे करके देखो, ठीक है। और मेजोरिटी पार्टी का रूल होता है और जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं एग्जीक्यूटिव, वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू दी लेजिस्लेचर। एंड देन मेंबरशिप होती है मिनिस्टर्स की लेजिस्लेचर में भी
एंड देन ये मैंने आपको बता दिया कि सीएम की लीडरशिप होगी स्टेट के ऊपर और सेंट्रल लेवल पे होगी आपकी पीएम की लीडरशिप। एंड देन डिसोल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस, सेंट्रल लेवल पे आपका लोकसभा होता है, ठीक है। स्टेट लेवल पे अगर आप लोअर हाउस की बात करते हो तो आपकी असेंबली होती है। तो एक टाइम पीरियड के बाद ये लोग क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल अभी हमारी पुरानी लोकसभा जो है वो खत्म हुई, बताना कौन से नंबर की लोकसभा जो है हमारी खत्म हुई है और कौन से नंबर की जो लोकसभा है वो हमारी अभी बिगिन मतलब अभी स्टार्ट हुई है, ठीक है, अभी शुरू हुई है जो। ओके, जिसके थर्ड टर्म के जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर बने हैं नरेंद्र मोदी, राइट। अब देखो आगे मैं आपको क्या बता रही थी कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम है ना वो बेस्ड होता है आपका प्रिंसिपल ऑफ कॉर्पोरेशन एंड कोऑर्डिनेशन में। ये सिस्टम क्या कहता है कि जो एग्जीक्यूटिव है ना और जो लेजिस्लेटिव आपके ऑर्गन्स है इन दोनों में कॉर्पोरेशन होनी चाहिए, क्योंकि उसी में से तो एग्जीक्यूटिव ब्रांच आपकी निकल के आती है, राइट। और इन दोनों में क्या होनी चाहिए, कोऑर्डिनेशन, कॉर्पोरेशन भी होनी चाहिए, कोऑर्डिनेशन भी होनी चाहिए। लेकिन जो अमेरिकन वाला सिस्टम है वो बिल्कुल ही उल्टा सिस्टम है। वो बात करता है दोनों की सेपरेशन ऑफ पावर्स की, कि दोनों ही ऑर्गन्स के पास में क्या है, अलग अलग पावर्स है। मैं आपको इसका समझाती हूँ एग्जांपल देके। देखो अमेरिका में क्या होता है, अमेरिका के पार्लियामेंट को कांग्रेस बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें कांग्रेस मिलके बनती है सेनेट से और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से, फाइन। अब एक होते हैं प्रेसिडेंट। तो अमेरिका में क्या होता है कि जो आपके प्रेसिडेंट होते हैं ना उनका अलग से इलेक्शन होता है, उनके पास अपनी कुछ अलग से पावर्स होती हैं। लेकिन जो आपकी कांग्रेस होती है, ठीक है, जो उसके मिनिस्टर्स होते हैं उनका अलग से इलेक्शन होता है, उनके पास में कुछ अपनी पावर्स होती हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मान लो कांग्रेस ने कल को कोई लॉ बनाया, ठीक है, कोई कानून बना दिया, तो अमेरिका में क्या होता है कि जो अमेरिका के प्रेसिडेंट होते हैं वो कल को अपनी वीटो का इस्तेमाल करके उस लॉ पे अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर और मतलब क्योंकि कांग्रेस के पास भी अपनी अलग से पावर है, वो उसके साथ में लिंक नहीं है, ठीक है, वो एक दूसरे के साथ में इंटरडिपेंडेंट नहीं है, वो दोनों ही अलग अलग हैं अपने आप में। तो कांग्रेस क्या करती है, वो 2/3 मेजोरिटी से पास करके क्या कर देती है, उसको बोल देती है कि हमने आपकी पावर को कर दिया जी ओवरराइड। किसकी पावर्स को, प्रेसिडेंट की पावर को ओवरराइड कर दिया। फिर एक जुडिशरी भी आपका एक ऑर्गन होता है, वो अपना अलग से, अगर जुडिशरी को लगता है, वहां पे देखा जाता है अमेरिका में कि जुडिशरी की जो स्कोप है ना जुडिशियल रिव्यू की वो बहुत ज्यादा ब्रॉड है। तो जुडिशरी क्या करेगा, जुडिशरी को लगा अगर अपना रिव्यू करने के बाद में कि अच्छा ये जो है वो वायलेट कर रहा है चीजों को, यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही है, तो वो उन लॉज को क्या कर देती है, जुडिशरी आपकी अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो डिक्लेयर कर देती है। तो ये चीज होती है। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे सेपरेशन है पावर्स की, ठीक है। वहां यहाँ पे एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन नहीं हो रही है, यहाँ पे कॉर्पोरेशन बिल्कुल भी नहीं हो रही है। प्रेसिडेंट को अलग से चुना जा रहा है, कोई वो मेंबर नहीं है वहां पे, ठीक है। जैसे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जो है वो क्या है, वो आपके लेजिस्लेचर के पार्ट है, वहां पे पहले इलेक्ट होके आएंगे और उसके बाद में एग्जीक्यूटिव ब्रांच के लिए चुने जाएंगे, ठीक है। एग्जीक्यूटिव हेड आपके चुने जाते हैं प्राइम मिनिस्टर, जो कि रियल एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं। बट वहां पे क्या होता है, वहां पे सेपरेशन होती है पावर्स की दोनों ऑर्गन्स के बीच में। प्रेसिडेंट अलग चुने जाते हैं और जो आपके लेजिस्लेटिव मेंबर्स होते हैं, कांग्रेस जो होती है वो आपकी अलग चुनी जाती है। आई होप मैं इस समझाने में आपसे जस्टिस कर पाई हूँ, ठीक है। आगे आ जाओ। वैसे तो हम बहुत हद तक जो हमारा सिस्टम है पार्लियामेंट्री वो बेस्ड है ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम पे, लेकिन कुछ यहाँ पे डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेंगे, पूरी तरह से वो सेम नहीं है, कुछ एक दो डिफरेंसेस हैं। वो पहला डिफरेंस क्या है, क्या कहता है, पहला डिफरेंस ये कहता है कि इंडिया में जो पार्लियामेंट है ना वो सॉवरेन नहीं है, वो सॉवरेन बॉडी नहीं है। मतलब इंडियन पार्लियामेंट इज नॉट सुप्रीम, वो सुप्रीम नहीं है। इंडिया में क्या सुप्रीम, इंडिया में है कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, वो है सॉवरेन। लेकिन ब्रिटिश पार्लियामेंट के सिस्टम में क्या है, वहां पे पार्लियामेंट जो है वो क्या है, सॉवरेन है। इंडिया में क्या होता है, इंडिया का जो हेड होता है, जो स्टेट के हेड होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं। जैसे हमारे है ना प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, वो क्या है, इलेक्टेड है। इसलिए इंडिया क्या है, इंडिया एक रिपब्लिक कंट्री है, राइट। लेकिन जो ब्रिटिशर्स की स्टेट है, जो ब्रिटिशर्स है, वहां पे क्या होता है, जो उनके हेड होते हैं वो इलेक्टेड नहीं होते हैं, ठीक है, वो हेरिडेटरी हेड होते हैं। मतलब आज एक पापा है, कल को उनका बेटा, बेटे का बेटा, बेटे का बेटा, बेटे का बेटा उस पोजीशन पे बैठते रहते हैं। तो वहां पे मोनार्की है। आई होप मैं आपको समझा पाई इतना। आगे आ जाओ। देखो नेक्स्ट फीचर क्या कहता है कि जो आपके इंडिया में जो पार्लियामेंट्री एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी है ना, ये दोनों ब्लेंड है, ठीक है। मतलब ना तो पार्लियामेंट है वो ज्यादा सॉवरेन है, ना ही जुडिशरी के पास ज्यादा सुप्रीमेसी है। दोनों में क्या है, यहाँ पे बैलेंस है। दोनों की पावर्स में आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे बैलेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। ब्लेंड है इन दोनों फीचर्स का। देखो
ब्रिटिशर्स में क्या होता है कि वहां पे होती है आपकी पार्लियामेंट की सॉवरेनिटी, ठीक है, वहां पे पार्लियामेंट क्या होती है, सॉवरेन होती है। और अमेरिका में जो जुडिशियल सुप्रीमेसी है वो आपको बहुत ज्यादा हद तक आपको देखने को मिलती है। बट इंडिया में दोनों एक्सट्रीम लेवल पे नहीं है, ठीक है, दोनों का ब्लेंड है, दोनों का मिक्सचर है यहाँ पे। इसलिए क्या है, यहाँ पे पावर्स क्या है, बैलेंस तरीके से क्या कर रही है, काम कर रही है। पार्लियामेंट क्या करती है, उसके पास पावर है कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंट पावर्स का इस्तेमाल करके, जो कि आर्टिकल 368 के तहत उसको मिलती हैं, उसका इस्तेमाल करके एक मेजर पोर्शन जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको जो है अमेंड कर सकती हैं, उसको चेंज कर सकती हैं। एंड दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो पार्लियामेंट्री लॉज को अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो डिक्लेयर कर सकता है थ्रू इट्स पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। अब जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, जुडिशियल रिव्यू का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के पास राइट है, पावर है किसी भी लॉ को रिव्यू करने की, कि अगर आपने ये लॉ बनाया है तो ठीक है, वो चेक करता है कि वो किसी चीज को वायलेट तो नहीं कर रहा, आपके कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजंस है उसके खिलाफ तो नहीं जा रहा, ठीक है। तो उन चीजों को रिव्यू करता है सुप्रीम कोर्ट, और अगर उसको लगता है गलती से भी कि हाँ यहाँ पे इस चीज को वायलेशन यहाँ पे करी गई है, तो सुप्रीम कोर्ट अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए, जुडिशियल रिव्यू का इस्तेमाल करते हुए उस लॉ को नल एंड वॉइड जो है वो डिक्लेयर कर देते हैं। समझ में आया। अमेरिका में क्या है, अमेरिका में जो आपकी जुडिशियल रिव्यू की स्कोप है ना वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। इंडिया में क्या है, स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू, पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया इज नैरोअर देन दैट ऑफ दी व्हाट एग्जिस्ट इन अमेरिका, ठीक है। तो ये आपकी यूएस में है, ये आपकी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है। वहां के हिसाब से जो इंडिया के सुप्रीम कोर्ट के पास जुडिशियल रिव्यू की पावर है वो थोड़ी नैरो है, ठीक है। क्यों, वहां पे ज्यादा है, वहां पे बहुत ज्यादा वो क्या करते हैं, मतलब वहां पे, क्योंकि ना सिंपली आप एक लाइन में आंसर दे सकते हो यहाँ पे कि वहां पे ब्रॉड क्यों है, मतलब हमारे यहाँ पे नैरो क्यों है, वहां पे ब्रॉड क्यों है। तो अमेरिका में ना एक चीज फॉलो करी जाती है जिसका नाम है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, बट इंडिया में हम लोग फॉलो करते हैं ज्यादातर क्या फॉलो किया जाता है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। आर्टिकल 21 में इसका जिक्र आपको देखने को मिलता है। अब इन दोनों का फर्क क्या होता है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है आपको मोटा मोटा बता देती हूँ मैं, और प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ का मतलब क्या होता है। अब मान लो एग्जांपल समझते हैं, मान लो आप ना स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हो, चलो कॉलेज जाते हो, ठीक है। तो कॉलेज का एक रूल है कि अगर आप 3 बार से ज्यादा लेट स्कूल में आए, ठीक है, आपने लेक्चर्स लेट लगाए, या फिर मान लो, चलो ये छोड़ो, मान लो कि यहाँ 5 दिन आपने एक सेमेस्टर में 5 दिन की जो छुट्टियां कर ली, चाहे वो लगातार आपने करी है, चलो आपने लगातार छुट्टियां करी हैं, कॉलेज का रूल ये कहता है कि अगर 5 दिन आप लगातार कॉलेज नहीं आए बिना बताए, ठीक है, तो हम आपको इस कॉलेज से निकाल देंगे, आपको दोबारा से अपने जर्नी को स्टार्ट करना पड़ेगा, चाहे आपका वो 4th सेमेस्टर है, चाहे वो 3rd सेमेस्टर, आपको दोबारा 1st सेमेस्टर से एडमिशन लेनी पड़ेगी। तो ये एक स्ट्रिक्ट रूल है। प्रोसीजर क्या है, रूल क्या कहता है, कानून का मतलब उनका कॉलेज का रूल ये कहता है कि अगर आप 5 दिन लगातार यहाँ से एब्सेंट रहे, कॉलेज से बिना बताए किसी को एब्सेंट रहे, तो क्या होगा कि 6th डे आपको बिल्कुल यहाँ से टर्मिनेट कर दिया जाएगा, आपको यहाँ से निकाल दिया जाएगा, आपको बोला जाएगा टाटा बाय बाय। तो ये चीज है, ये है आपका प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, ठीक है, कि जो आपका प्रोसीजर लिखा गया है लॉ में, ठीक है, जो आपका लिखा गया है कि 5 दिन नहीं आया तो 6th डे उसको सर्टिफिकेट पकड़ा दो कि जाओ यहाँ से, निकलो अब यहाँ से, अब आपकी यहाँ से एंट्री, जब अब आपकी यहाँ से एग्जिस्ट होते, आप यहाँ से खत्म होते हो, ठीक है, अब निकलो अब यहाँ से, एग्जिस्ट नहीं करते आप यहाँ पे इस कॉलेज में। अब दूसरे केस में देखो, एक चीज होती है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। अब इसमें क्या होगा, ठीक है, बच्चा 5 दिन कॉलेज नहीं आया, लगातार नहीं आया, यहाँ पे भी जो है वो लॉ को फॉलो करा जाएगा, बट यहाँ पे पहले बच्चे को भेजा जाएगा नोटिस कि देखो आप ना 4 दिन आपको हो गए हैं, आप कॉलेज नहीं आ रहे हो, तो 6th डे आपके ऊपर हम लोग एक्शन ले लेंगे। यहाँ पे उसको वार्निंग, एक चेतावनी यहाँ पे भेजेगी। अब उसके बाद बच्चा नहीं आया, 5वां दिन हो गया, अब उस बच्चा जब वापस आया, अगले 6th डे में स्कूल आया, अब तो रूल तो ये कहता था कि उसको निकालो वहां से, ठीक है, उसको वहां से एंट्री को उसकी टाटा बाय बाय कर दो। लेकिन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ बात करता है आपकी, ये काम करता है प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस एंड फेयरनेस के ऊपर। तो ये कहेगा कि नहीं, बच्चे को पूरा राइट दो बोलने का, अपनी बात रखने का, ठीक है, और फिर उसके बाद उसके सर्कमस्टांसेस को सुन के, उसके सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए हम क्या लेंगे, फैसला लेंगे, ठीक है। दोबारा समझाती हूँ, देखो, बच्चे को बोला, पहले उसको वार्निंग दे दी कि आप 4 दिन से ना कॉलेज नहीं आ रहे हो, तो देखो आपके खिलाफ जो है ना वो एक सख्त कार्रवाई की जा सकती है, तो प्लीज आके कुछ ना कुछ आप अपना बोलो। अब बच्चा नहीं आता, बच्चा आता है 6th डे, जिस दिन ड्यूल ये कहता है कि उसको यहाँ से निकालना है।
तो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ में कुछ नहीं देखा जाएगा, कोई उसकी बात नहीं सुनी जाएगी, कोई उसके हालात नहीं देखे जाएंगे, सिर्फ फैसला सुना दिया जाएगा। लेकिन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के तहत क्या किया जाता है कि बच्चे को जो है वो राइट दिया जाता है टू बी हर्ड, किसको सुना जाएगा, उसकी सिचुएशन को समझा जाएगा और बाद में उसके सर्कमस्टांसेस के बेस के मतलब सर्कमस्टांसेस पे बेस क्या लिया जाएगा, फैसला लिया जाएगा, एक निर्णय जो है वो लिया जाएगा। ठीक है, तो ये बेस्ड है आपका प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस एंड फेयरनेस के ऊपर। तो अमेरिका में इस पे ज्यादा जो है वो आपका किया जाता है फोकस। आई होप मैं आपको समझा पाई। अभी बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट फीचर के साथ में आगे। ठीक, इंटीग्रेटेड एंड द इंडिपेंडेंट जुडिशरी। तो ये फीचर क्या कहता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का? तो ये फीचर कहता है कि इंडिया की जो जुडिशरी है वो कैसी है, वो एक तो है इंटीग्रेटेड, ठीक है, और एक है आपकी इंडिपेंडेंट। अब इंटीग्रेटेड का मतलब क्या है? इंटीग्रेटेड का मतलब ये है कि जो आपका हायर कोर्ट होता है ना, उसके जो डिसीजंस होते हैं वो बाइंडिंग होते हैं आपके जितने भी लोअर कोर्ट्स होते हैं। सबसे टॉप पे होता है आपका सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, आपका फेडरल लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे है आपका सुप्रीम कोर्ट, देन स्टेट लेवल पे है आपका हाई कोर्ट, देन हाई कोर्ट के बाद नीचे एक हायरार्की चलती है आपकी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, लोअर कोर्ट्स हो गए आपके ये। तो ये चीजें हम जब पढ़ेंगे, जब हम करेंगे जुडिशरी को बहुत अच्छे से। अभी सिर्फ हम मोटा मोटा देख रहे हैं, हम डिटेल में यहाँ पे नहीं जा रहे। फाइन, तो जो ये सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स है ये इन्फोर्स करता है बोथ द सेंट्रल एंड द स्टेट लॉज। लेकिन यूएसए में क्या होता है, वहां पे ऐसा नहीं होता, वहां पे स्टेट्स के लॉ के लिए अलग आपका जो है वो कोर्ट है, ठीक है, फेडरल अलग से कोर्ट है, और जो आपके स्टेट के जो लॉज इन्फोर्स करने हैं उसके लिए अलग से है। लेकिन यहाँ पे हमारी जुडिशरी कैसी है, वो इंटीग्रेटेड है। यहाँ पे की जो हायर कोर्ट है उसके डिसीजन क्या होंगे, नीचे वाले कोर्ट्स पे क्या होंगे, बाइंडिंग होंगे, राइट। और जो हमारे सुप्रीम कोर्ट है, हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को माना जाता है फेडरल कोर्ट, ठीक है, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील, ये हाईएस्ट कोर्ट है जहां पे आपको सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी कि ओके अच्छा इस कोर्ट ने नहीं सुनी, उसने नहीं सुनी, तो सबसे हाईएस्ट पे आप जहां पे जाके अपनी अपील कर सकते हो वो है आपका सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट क्या है, ये गारंटर है ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, हमें गारंटी कौन करते हैं, हमें फंडामेंटल राइट्स की हमारे सेव रहेंगे, उनको कोई वायलेट नहीं करेगा, ठीक है, उनके साथ में छेड़खानी नहीं की जाएगी, हमें कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम अपनी आवाज उसके खिलाफ उठाएंगे, तो वो चीज की गारंटी करते हैं हमें सुप्रीम कोर्ट कि आपके फंडामेंटल राइट्स क्या है, एकदम सेफ है, आप टेंशन मत लो, ठीक है, उनको प्रोटेक्ट करा जाएगा। आगे गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मैंने आपको बताया ना कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि जहां उनको लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का कोई प्रोविजन जो है वो वायलेट करा जा रहा है, वहां पे वो उस लॉ को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो हमारे सुप्रीम कोर्ट है, जो हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, ये गार्जियन है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फाइन, आगे बढ़ते हैं। देखो ओके, समझ में आ गया इंटीग्रेटेड जुडिशरी क्या होता है। अब देखते हैं कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब क्या होता है। सो इंडिपेंडेंट का मतलब है कि जो आपकी जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट एक्ट कर सकती है। ये नहीं है कि कल को गवर्नमेंट आके उस पर इन्फ्लुएंस करेगी, कल को कोई प्राइवेट सेक्टर का कोई बड़ा अमीर आदमी आके बोले नहीं ऐसे फैसला नहीं लेना, ऐसे फैसला लेना है, तो ऐसा नहीं है। जो इंडिया की जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है, उसको कोई बाहर की चीज आके इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती, बीट गवर्नमेंट बीट बी सेक्टर, कोई उसको आके इन्फ्लुएंस नहीं करता। वो खुद की मर्जी से, उसके पास खुद की मतलब उसको ये इतनी पावर प्रोवाइड करी गई है कि वो इतना इंडिपेंडेंट है, वो खुद से जो है फैसले ले सकता है, इतना कैपेबल है कि बिना किसी इन्फ्लुएंस के, बिना किसी किसी की फोर्स के वो क्या कर सकता है, फैसलों तक पहुंच सकता है और अपने डिसीजन को सुना सकता है। अब कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत सारे जो प्रोविजंस है वो दिए हैं ताकि वो इंश्योर कर पाए हमारी जुडिशरी की इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो पहला क्या है, ये हम देखो अभी मैं आपको नहीं समझाऊंगी, एक चीज मैं यहाँ पे भी बोल देती हूँ आगे बढ़ने से पहले। ये सारे मैंने इसलिए शॉर्ट में लिखी है, मैंने ध्यान से देखा यार कि ये चीजें मैंने आपको सारी आगे जाके ना बहुत डिटेल में बतानी है, तो मैं अभी आपको क्यों बता रही हूँ, इतना टाइम वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास टाइम भी कम है, हमें बहुत सब कुछ पढ़ना है। तो ये चीजें अगर आप खुद भी बुक से रीड आउट करोगे, अभी मत करना ये वाली जो मैंने लिखी है, ठीक है। जब मैं आपको ये सारे चैप्टर्स करवा दूंगी ना, फॉर एग्जांपल फंडामेंटल राइट्स का, डीपीएसपी का, फंडामेंटल ड्यूटीज का, कॉर्पोरेट सोसाइटीज का, इमरजेंसी प्रोविजंस का, तब जाके इस चैप्टर पे वापस आना, आपको एक एक लाइन इस चैप्टर की समझ में आ जाएगी। लेकिन अगर मैं आपको अभी समझा दूं, आगे जाके भी तो मुझे दोबारा समझाना है, एंड दूसरा मुझे बहुत लिखना पड़ता है, तो चैप्टर कभी जिंदगी में खत्म नहीं होगा ऐसे तो इसीलिए मैं मोटा मोटा सिर्फ रीड करूंगी, इन चीजों का मतलब अब मैं तभी समझाऊंगी जब हम जुडिशरी को पढ़ने वाले हैं। तो आज रीड कर लेते हैं। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर ऑफ जजेस है, ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ द जो सुप्रीम कोर्ट है वो चार्ज होते हैं ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, क्या होता है क्या नहीं होता ये भी हम लोग देखेंगे। प्रोहिबिशन ऑन डिस्कशन ऑन द कंडक्ट ऑफ जजेस इन द लेजिस्लेचर,
आप डिस्कस नहीं कर सकते वहां पे बैठ के कि अच्छा जो वो जज ऐसे काम करेगा ऐसे काम करेगा। तो ये चीज पे साफ जो है वो मनाही कर रखी है, ठीक है। बैन कर रखा है ऑन द प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट। आप रिटायरमेंट के बाद जो है वो वापस नहीं अपनी प्रैक्टिस को जारी रख सकते। पावर टू पनिश फॉर डिसकंटेम्प्ट, ये सुप्रीम कोर्ट को दे रखी है, सुप्रीम कोर्ट को दे रखी है, ठीक है। पावर टू पनिश फॉर डिसकंटेम्प्ट वेस्ट इन सुप्रीम कोर्ट, पावर सुप्रीम कोर्ट को दे रखी है। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, मैंने आपको बताया कि वो लोग आके अपनी इन्फ्लुएंस यहाँ पे नहीं कर सकते, बिल्कुल सेपरेट है, ठीक है। सेपरेशन है हमारी जुडिशरी के एग्जीक्यूटिव ब्रांच से। अब देख लो और कौन कौन से फीचर्स हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एक अलग दिखाते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट बनाते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स हैं, डीपीएसपीज हैं, ठीक है। अभी क्या होते हैं क्या नहीं होते, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है क्या नहीं है, ये हम सब पढ़ेंगे बाद में। फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है ये हम लोग देखेंगे। इंडिपेंडेंट बॉडीज, फॉर एग्जाम्पल आपका यूपीएससी हो गया, एसपीएससी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, इलेक्शन कमीशन हो गया, आपके कैग हो गए। तो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन आपका ना सिर्फ एग्जीक्यूटिव जुडिशरी सब कुछ प्रोवाइड नहीं करता, वो इन कुछ बॉडीज की भी बात करता है जो हम आगे जाके आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में पढ़ेंगे, आपकी नेशनल इमरजेंसी के बारे में पढ़ेंगे, स्टेट इमरजेंसी के बारे में पढ़ेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं प्रेसिडेंट रूल। फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। नेशनल आती है आपकी आर्टिकल 352 के अंदर, ठीक है। फाइनेंशियल आती है आपकी 360 के तहत, और प्रेसिडेंट रूल मतलब आपकी स्टेट इमरजेंसी की बात होती है आर्टिकल 365 के तहत। तो ये हम लोग जो है वो देखने वाले हैं। कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे जाके, फाइन। तो अभी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 3 टायर ऑफ गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ओरिजिनली बात की गई थी कि एक नेशनल गवर्नमेंट होगी एक स्टेट गवर्नमेंट होगी, लेकिन बाद में 73rd 74th अमेंडमेंट होती है, ठीक है। लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम जो है वो चलता है। अभी पंचायती राज क्या है, म्युनिसिपैलिटीज क्या है, हम सब कुछ अच्छे से पढ़ने वाले हैं, ओके। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, हमारे इंडिया में क्या सिस्टम चलता है कि जैसे ही आप अपनी 18 साल की उम्र को कंप्लीट करते हो, ठीक है, आपके कोई भी कास्ट, इन स्पाइट ऑफ योर कास्ट, योर कम्युनिटी, कुछ भी हो आपका स्टेटस, कुछ भी हो आपका जेंडर, कुछ भी हो, जैसे ही आप 18 साल की उम्र को क्रॉस करते हो, आप 18 साल के बनते हो, आपके पास जो है वो वोटिंग का राइट हो जाता है। यू पीपल हैव द राइट टू वोट, ठीक है। यू पीपल कैन डू द वोट। तो फ्रेंचाइज का मतलब यहाँ पे क्या है, राइट टू वोट। अडल्ट का मतलब यहाँ पे क्या है कि जैसे ही आप 18 साल के होते हो। एंड यूनिवर्सल का मतलब यहाँ पे है कि हर एक तबके को, ये नहीं है कि आप लड़की हो तो आपको जो है वोट का राइट नहीं है, या फिर आप गरीब हो तो आपको वोट का राइट नहीं है, आप इस कम्युनिटी से हो आपका ये धर्म है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यूनिवर्सली सबको क्या मिला हुआ है, अडल्ट फ्रेंचाइज यहाँ पे मिली हुई है, ओके। सिंगल सिटीजनशिप की बात जो है वो यहाँ पे करी गई है। यूएस में क्या होता है कि एक तो आपको यूएस की लेनी पड़ती है, ठीक है, और एक आपको अलग अलग स्टेट्स की भी वहां पे क्या लेनी पड़ती है, सिटीजनशिप लेनी पड़ती है। लेकिन इंडिया में आप हरियाणा से हो, पंजाब से हो, फर्क नहीं पड़ता, आप सिर्फ इंडिया की सिटीजनशिप लेते हो। आप इंडिया की सिटीजनशिप लेके चाहे पंजाब में चले जाओ, जहां मर्जी चले जाओ, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आप एज ए इंडिया के सिटीजन जो है वो हर राइट को क्या करते हो, एंजॉय करते हो। समझ में आया। आगे देखो, अब कुछ क्रिटिक्स देखते हैं हम लोग क्या कैसे इस चीज को क्रिटिसाइज करा गया है आपके कॉन्स्टिट्यूशन को। तो कोई कहता है कि बॉर्डर्ड कॉन्स्टिट्यूशन है, कि अंधों की तरह जो दिखा वो चक्के बस ऐड कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन में, कि उसको अच्छे से पढ़ा नहीं गया, कुछ नहीं करा गया। तो ये कोई बोल रहा है, ठीक है। कोई कह रहा है कि ये कार्बन कॉपी है आपके 1935 के एक्ट की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की, कि बस कुछ नहीं करा, सारे प्रोविजन उठा के बस लिख दिए इन्होंने यहाँ पे, इसको सेम टू सेम वैसा ही बना दिया। तो कुछ लोग ऐसा कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अनगांधीयन है ये कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब गांधी जी की जो फिलॉसफी है, जो आइडियल्स है, उनके ऊपर बेस्ड नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। कुछ लोग कहते हैं कि ये पैराडाइज है ऑफ द लॉयर्स। पैराडाइज ऑफ लॉयर्स मतलब कि यहाँ पे ना आपको बहुत ज्यादा जो लीगल लैंग्वेज आपको देखने को मिलती है कि उनके हिसाब से सब कुछ यहाँ पे लिखा गया है। जैसा लॉयर्स का वो था, उनका अपना तरीका, उन्होंने सब कुछ डाल दिया, अपनी सारे लॉ की उन्होंने लैंग्वेज डाल दी, लीगल लैंग्वेज यहाँ पे डाल दी, उसको इतना टफ बना दिया, जार्गन डाल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ये चीजों की बात करी गई है। कोई कहता है कि अन इंडियन है या फिर एंटी इंडियन है, क्योंकि ये बोलते हैं कि हमें तुझे चाहिए था म्यूजिक यहाँ पे क्या बोलते हैं वीणा और सितार का, लेकिन इन लोगों ने जो म्यूजिक ऐड कर दिया है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो कर दिया है आपका इंग्लिश के बैंड का। समझ रहे हो, मतलब हमें तो चाहिए था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन उन्होंने सब कुछ क्या कर दिया है, बाहर का ही यहाँ पे ऐड कर दिया है, अंग्रेजों का ही इन्फ्लुएंस ऐड कर दिया है कि हाँ ये लोग तो वही, इन लोगों ने तो वही सीखा था ना, वही पढ़ाई करी थी, तो वही लोग डाल, मतलब ये वही तो डालेंगे जिन्होंने वहां पे पढ़ा। तो ऐसे ऐसे करके क्रिटिक्स जो है ना वो चीजें अपनी यहाँ पे रख रहे हैं। कोई कह रहा है कि एलिफेंटाइन साइज है, कितना बल्कि है, इतना डिटेल्ड है, इसमें अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन है जो चाहिए भी नहीं है वो भी है, फालतू चीजें इसमें ऐड ऑन करी गई है, फालतू का इसको इलैबोरेट करा गया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं।
तो इसी के साथ में हमारा होता है फाइनली साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ओवर। अब मिलेंगे नई वीडियो में विद द न्यू चैप्टर। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग। बाय।